हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 39। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 2 3 है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज ऑब्ड्यूरेट इज अ सिनोनिम ऑफ। ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है जिद्दी, जिसको आप इंग्लिश में स्टबबॉर्न भी बोलते हैं। सो ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम हो गया स्टबबॉर्न। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अदर वर्ड्स की तो केयरलेस का मतलब आप जानते हैं लापरवाह। कॉन्ट्रेरी का मतलब है विपरीत यानी अपोजिट। कैलेस का मतलब है निर्दयी, कठोर। देन नंबर 2 इज द वर्ड लेसिट्यूड मीन्स। लेसिट्यूड का मतलब बताना है। लेसिट्यूड का मतलब होता है थकावट या आलसपन, और आलसपन को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लगिशनेस, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लेसिट्यूड का मतलब स्लगिशनेस। स्टैग्नेशन का मतलब क्या है? स्टैग्नेशन एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कोई भी चीज़ बिल्कुल फिक्स हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी उसमें कोई भी फर्दर इम्प्रूवमेंट, कोई भी चेंजेस देखने को ना मिले, उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टेग्नेशन। डिप्रेशन आप सभी जानते हैं। फेड का मतलब होता है मुरझाना। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गैरुलस इज। गैरुलस का अपोजिट बताना है तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। गैरुलस का मतलब है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, यानी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसको हम बोलेंगे गैरुलस यानी टॉकेटिव। क्लियर? तो कोई भी बंदा है बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, टॉकेटिव है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत कम बोलता है, और कम बोलने वाले पर्सन को हम बोलते हैं टेसिटर्न। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गैरुलस का अपोजिट हो जाएगा टेसिटर्न। और अगर सिनोनिम पूछा होता या मीनिंग पूछा होता तो गैरुलस का मीनिंग क्या है? टॉकेटिव। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नंबर 4 इज डीपली रिलीजियस, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, अति धार्मिक, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पायस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पायस, जिसका मतलब है धर्मात्मा। कोई भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा धर्म को वो मानता है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, तो उसको हम धर्मात्मा बोलते हैं या पुण्यात्मा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे पायस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 5 इज वन हु वर्क्स फॉर द गुड ऑफ अनदर्स, यानी कि एक इंसान जो कि दूसरों के अच्छे के लिए काम करता है, दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 6 आपका है स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। वर्ड है आपका मैस्केर। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए एंड 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। देन नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है एंड सेंटेंस आपका है आई एम टायर्ड ही सेज एवरी इवनिंग। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब है वो है सेज, और मैंने आपको इससे पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब सेज है तो उसमें टेंस कोई भी चेंज नहीं होता। क्लियर? यानी जो टेंस आपका यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में है सेम वही टेंस रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखें टेंस को, तो टेंस आपका कौन सा यूज़ किया गया है? यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है। आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया जाएगा और सेज एज इट इज़ रहने वाला है, ये किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगा। सेंटेंस कैसे बनेगा आपका? एवरी इवनिंग। क्लियर? एवरी इवनिंग ही सेज, और फिर कोमा के लिए आप लगा देंगे दैट। आई के लिए आ जाएगा ही, क्योंकि वो बोल रहा है, तो ही इज टायर्ड। क्लियर? अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहाँ पर है एवरी डे, तो डे की तो बात हुई नहीं है, एवरी इवनिंग की बात हुई है, ये गलत हो गया। देन नंबर सी इज ही इज गेटिंग टायर्ड, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा दी, इसलिए गलत हो गया। अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखें तो एवरी इवनिंग ही सेज दैट ही वॉज गेटिंग टायर्ड, तो वॉज यानी कि इन्होंने क्या किया? टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट का पास्ट बना दिया, इसलिए गलत हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर रिपोर्टेड वर्ब सेज है तो टेंस चेंज नहीं होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एवरी इवनिंग ही सेज दैट ही
इज टायर्ड। क्लियर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज प्लेइंग विद फायर मीन्स। एक फ्रेज दिया गया है प्लेइंग विद फायर, इसका मतलब बताना, यानी हिंदी में बोलेंगे आग के साथ खेलना या आग से खेलना। तो इसका मतलब है एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को फेस करना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फेसिंग अ डेंजरस सिचुएशन। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज आई एम नॉट नोइंग द आंसर सो आई ओमिटेड द क्वेश्चन। एक चीज आप याद रखें, कुछ आपकी वर्ब्स ऐसी हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, उन्हीं में से एक है नोइंग। सो यहाँ पर नोइंग नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को देखें तो फर्दर सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं जो आपका सेंटेंस है वो है पास्ट टेंस का। क्लियर। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और दूसरी चीज देखिए, मैंने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, यानी या तो आएगा ऑप्शन नंबर बी या फिर आएगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों में अंतर क्या है, ये आपका प्रेजेंट का है और ये है आपका पास्ट का। आप क्लियरली देख पा रहे हैं सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है, तो आपका यहाँ पर जो वर्ब वगैरह आएगी वो भी पास्ट में आएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई डिडंट नो द आंसर सो आई ओमिटेड द क्वेश्चन। देन नंबर 11 इज ही लर्नड द लेसन विद ग्रेट केयर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ उसने जो है लेसन को याद किया, लेसन को लर्न किया। तो यहाँ पर विद ग्रेट केयर के लिए आप केयरफुली भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नंबर 12 इज द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट बिटवीन दैम। बिटवीन दैन को आपको इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूवमेंट के लिए देखिए आपको ऑप्शंस क्या क्या मिले हैं। आपको यहाँ पर विद मिला है, अमंगस्ट मिला है और अमंग। तो एक चीज़ याद रखिए, जो दोनों चोर हैं उन्होंने लूट को आपस में जो है एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो दो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी या तो बीच के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं आप, या तो बिटवीन या अमंग या फिर अमंगस्ट। तीनों आपके ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो कि आपको बीच के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर विद तो आ नहीं सकता, ठीक है, विद नहीं आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो दो लोगों के बीच होगा, और बीच के लिए बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। तो यहाँ पर एक रूल याद रखिए, अगर चीज़ दो लोगों के बीच में है तो आप यूज़ करते हैं बिटवीन, और अगर चीज़ दो से ज़्यादा लोगों के बीच में है तो वहाँ पर अमंग भी आ सकता है और अमंगस्ट भी आ सकता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो चोर कितने हैं, दो हैं, दो लोगों के बीच में लूट को बांटा गया है, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा, यानी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट। देन नंबर 13 इज टू टेल यू द ट्रूथ आई एम नॉट देयर लास्ट नाइट। बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में आया लास्ट नाइट, यानी सेंटेंस आपका पास्ट का है। तो या तो आपका आएगा वॉज या फिर आएगा वर। अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आए है, तो देखिए आए यहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया गया है। आप देख पा रहे हैं आई यहाँ पर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर आएगा वॉज, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर आ जाता। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज द पैसेंजर्स वर अफेड बट द कैप्टन डैश देम दैट देयर वॉज नो डेंजर, यानी कि जो पैसेंजर्स थे वो डरे हुए थे, लेकिन कैप्टन ने उन्हें विश्वास दिलाया, उन्हें भरोसा दिलाया कि कोई भी खतरा यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना, उसके लिए आप प्रॉमिस तो नहीं कर सकते। ठीक है, आप कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। मान लीजिए आपके जो पैसेंजर्स हैं, आप हैं कैप्टन और पैसेंजर्स डरे हुए हैं, तो आप उनको भरोसा ही तो दिला सकते हैं कि यहाँ पर खतरा नहीं है, उनको प्रॉमिस नहीं कर सकते आप। तो भरोसा दिलाने को इंग्लिश में बोलते हैं एश्योर्ड। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एश्योर्ड, जिसका मतलब है भरोसा दिलाना या विश्वास दिलाना। देन नंबर 15 इज पीटर डैश टू दिस कंट्री अ ईयर एगो, यानी पीटर जो है वो 1 साल पहले इस कंट्री में आया था, क्योंकि सभी ऑप्शंस कमिंग कम को लेकर हैं, तो यानी आने की बात हो रही है। तो पीटर जो है वो 1 साल पहले इस कंट्री में, इस देश में आया था। तो 1 साल पहले आया था तो एगो आ गया। एगो का मतलब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में आप जानते हैं क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर।
ये आपका पास्ट कंटिन्यूस बता रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, और ये आपका बता रहा है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पीटर केम टू दिस कंट्री अ ईयर एगो। अब देखिए ये जैसे वर्ड्स हैं ये मैंने आपको बताए हुए हैं टेंसेस के अंदर, कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि जो आपका सेंटेंस है वो किस टेंस का है। जैसे एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं पास्ट टेंस। अगर किसी सेंटेंस में आता है डेली, ठीक है, या एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, तो इसका मतलब है कि वो जो सेंटेंस है आपका वो आपका प्रेजेंट का है, क्योंकि वो एक रूटीन को शो कर रहा है, डेली आपकी हैबिट को शो कर रहा है। क्लियर। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जैसन। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका पैसिव में है, आपको क्या करना है, एक्टिव बनाना है। सो एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी जैसन। जैसन आपका सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद देखिए जो आपका सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो यहाँ पर आया है इज बीइंग, और आप जानते हैं बीइंग कब आता है, आईएनजी फॉर्म के लिए, तो यानी इज का मतलब हो गया प्रेजेंट और बीइंग का मतलब हो गया कंटिन्यूअस। तो जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वॉज आया है पास्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हैज़ संग, यानी हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। सो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जैसन इज सिंगिंग द नेशनल एंथम। क्लियर। इज यानी प्रेजेंट और आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर। द नंबर 17 इज द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका एक्टिव का है, बनाना है आपको पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्ट्रक्शंस, तो ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो सिर्फ दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस को सब्जेक्ट बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो यानी या तो ए होगा या फिर डी होगा, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अब अगर मैं बात करूं ए और बी ऑप्शन की, तो यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शंस के साथ में शैल यूज़ हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में इंस्ट्रक्शंस के साथ में विल। तो आप एक चीज़ बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इंस्ट्रक्शंस के साथ में फ्यूचर शो करने के लिए विल आएगा। क्लियर। आई और वी के साथ में शैल आता है, अदरवाइज विल आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर। द नंबर 18 इज गिव द फेमिनाइन ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है लेड और इसका आपको फेमिनाइन बनाना है यानी स्त्रीलिंग बनाना है। तो आपको सबसे पहले लेड का मतलब पता होना चाहिए। लेड का मतलब क्या है, लड़का। क्या आप जानते थे पहले से? नहीं, तो कोई बात नहीं, नया वर्ड है, सीख जाइए। लेड का मतलब है लड़का, और जब आप इसका फेमिनाइन बनाएंगे तो फेमिनाइन बनेगा लेस, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब है लड़की। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द टू मैन वर क्वेरलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। यानी दो आदमी जो है वो आपस में झगड़ रहे थे एक दूसरे से, किस बात पर, एक ही वॉच को, सेम वॉच को अपनी अपनी क्लेम करके। तो देखिए दो इंसानों के बीच में क्वेरलिंग हो रही है, यानी थोड़ी सी मुंह बहस, थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है। तो दो लोगों के लिए आप विद वन अनदर नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए या तो आप यूज़ करते हैं ईच अदर या फिर आप यूज़ करते हैं वन अनदर। जब दो की बात हो तो आप यूज़ करते हैं ईच अदर, जब दो से ज़्यादा की बात हो तो आप यूज़ करते हैं वन अनदर। अगर आप अपने सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर दो मैन की बात की जा रही है, दो आदमियों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका एक दूसरे के लिए आएगा ईच अदर, वन अनदर नहीं आएगा। यानी बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। वन अनदर को रिप्लेस करना होगा ईच अदर से। देन नंबर 20 इज मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। तो यहाँ पर देखिए आपको एरर जो है स्पॉट करना है। तो आपने एक रूल पढ़ा है 2-3-1 रूल, वो क्या है, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, आपके दो सब्जेक्ट्स आए हैं मी एंड माई वाइफ। तो मी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, माई वाइफ क्या है, ये आपका सेकंड पर्सन है।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका आता है सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो जो आपका अरेंजमेंट है वो यहाँ पर गलत है, यानी ए पार्ट में एरर है। और एरर क्या है, तो माय वाइफ आपका पहले आएगा और मी की जगह यहाँ पर आई आएगा, वो भी बाद में। सेंटेंस क्या बनेगा, माय वाइफ एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट। क्लियर। सो ए पार्ट आपका करेक्ट होगा, ए पार्ट में आपका एरर है। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं आज के स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैस्केर, एंड 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाणा। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।